इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाएं आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में हम एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपके उससे संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान हम सीधे हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से कर सकें। तो उस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा धान फसल में उर्वरक का प्रयोग व सावधानियां की बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर मंगत राम, जो पूर्व प्रधान सस्य वैज्ञानिक हैं, क्षेत्रीय धान अनुसंधान केंद्र कोड़ से, और उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। साथियों से प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य कोई फोन ना करें, क्योंकि जो विषय है अगर उससे संबंधित आप फोन करेंगे तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा और बाकी साथी भी जो है अपने प्रश्न को हम तक भेज पाएंगे। कई साथी विषय से भटक के फोन करते हैं कि डांगरां कर देंगे, मधुमक्खियां कर देंगे, तो आपको पता ही है कि उसके वैज्ञानिक आज हमारे पास नहीं है, उसका फोन ना करें। चलते हैं बातचीत के लिए, और इंतजार रहेगा उन सब साथियों का जिनकी कुछ समस्याएं हैं, ताकि हम उनकी समस्याओं का समाधान सीधे ही अपने स्टूडियो से कर सकें। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें। फ़ोन नंबर है 01742213222। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744212322। और हमारा आज का विषय है धान फसल में उर्वरकों का प्रयोग एवं अन्य देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मंगत राम जी, प्रधान सस्य वैज्ञानिक एवं पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धान अनुसंधान केंद्र कौड़ से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं जो खरीफ मौसम की अहम फसल है धान जी, उसकी रोपाई का काम जोर शोर से भी चल रहा है और अपने अंतिम चरण में भी है। बहुत से किसान भाइयों ने पूरा भी कर लिया जी, और जिन्होंने पूरा काम कर लिया धान की रोपाई का, तो वो अपनी बढ़वार की अवस्था में भी है जी। तो आजकल के दिनों में धान में जो है कौन कौन से उर्वरकों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो किसान भाई उसमें इस्तेमाल कर सके हैं, और इसके साथ साथ क्या कुछ देखभाल करें? जी, देखिए वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो इसमें जैसे रोपाई की जैसे बात है, तो रोपाई, क्योंकि रोपाई का जो समय है, जो सही समय है वो 15 जुलाई तक का होता है जी। बासमती की जो किस्में हैं उनका 15 जुलाई तक का होता है, और जो PR की किस्में हैं उनका 7 जुलाई तक होता है। तो वो तो अब हो चुका है, आज समझो 15 जुलाई हो गई है जी। तो अब लेकिन कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं किसान भाइयों के यहाँ के, जिसकी वजह से उनकी रोपाई लेट हो जाती है। जैसे मान लो कोई टाइम पे मजदूर नहीं मिले, या कोई पानी की समस्या होगी, या कोई बारिश ज़्यादा होगी, या बाढ़ आ गई, तो इस वजह से कई बार रोपाई लेट भी हो जाती है, और कुछ किसानों की लेट हुई भी होगी इस बार भी। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन किसान भाइयों को जो लेट रोपाई वाली के लिए अगर उनकी हालात हैं, तो ऐसे में उनको वैरायटी ऐसी लेनी चाहिए जो जल्दी पक जाए। और उसके अंदर उनको एक चीज़ और ध्यान करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनको घिणकी लगानी पड़ेगी
यानी पौधों की संख्या प्रति वर्ग मीटर थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी, यानी लाइन से लाइन और पौधे से पौधे का फासला कम करना पड़ेगा क्योंकि कम टाइम में उसको मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी चाहिए और उसमें जो टिलरिंग जो होती है, कल्ले जो फूटते हैं वो थोड़े कम फूटेंगे। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी पर इस फोन कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। आपका नाम? बलदेव सिंह है जी। बलदेव जी कहाँ से? बलदेव सिंह, गांव सारसा से। गांव सारसा से। हाँ जी बलदेव जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। हेलो। हाँ जी, हाँ बलदेव जी, अपना प्रश्न करें। आवाज आप कह रही है जी? नहीं, आवाज तो आप थोड़ा सा रेंज में हो और अपना प्रश्न करें। आपकी आवाज आ रही है हम तक? बासमती लगाने से जी ये इसमें लाल चड्डी से निकल लग रही है यार। बासमती में निकल रही है। अच्छा, तो लगानी है या लगा ली? हाँ, लाल गड्ढे बद रहे हैं पेड़ों में। अच्छा डॉक्टर साहब, बासमती की कौन सी किस्म है आपके पास? किस्म कौन सी है बलदेव जी? 33 नंबर 30 नंबर है। 30 नंबर है। और उसमें आप कह रहे हैं कि पौध के अंदर जो है ना कुछ पौधे बढ़ गए, लाल से हो गए। कितने दिन की पौध है आपकी? ये पौध कितनी पुरानी है आपकी? ये मेरे 37 दिन की होगी। ऐसा करो आप, अच्छा। इसमें कार्बेंडाजिम नाम की एक दवाई है। अच्छा। ठीक है जी, उसको 1 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खड़े पानी में उसको बिखेर दो। ठीक है जी, और 1 हफ्ते बाद इसकी मतलब उखाड़ना रोपाई के लिए। अच्छा। ठीक है जी, आप ये काम कर लो। और जो पौधे बढ़ चुके हैं उनको नहीं लगाना है। अच्छा। उनको आपने नहीं लगाना है, उनको छोड़ देना है। और बाकी जो मैंने दवाई जैसे बता दी वो डाल दो और हफ्ते बाद जो है ना इसमें इसकी रोपाई कर दो। ठीक है जी। कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम है बलदेव जी, ये दवाई आप इस्तेमाल करें। बाविस्टिन के नाम से आती है बाजार में। तो कई बार इस तरह की समस्याएं किसान भाइयों के पास डॉक्टर साहब पौध से ही शुरू हो जा जो देखा जाए, जैसे किसान भाई बलदेव जी बता रहे थे कि इनके पास है, पर उनको जो बाजार नाम है जैसे 30 नंबर है 33 नंबर है इस तरह के याद रह जा, तो उसमें यानी कि जो ये बड़ी हुई पौध है ये ना लगाएं, जो उचित है वही लगाएं, या जिसमें गांठ बन गई यूं कह लें, आम बोलचाल की भाषा में कह दें हम, जो आ जा। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब और किन किन बातों का ध्यान रखना है? हाँ, जैसे लेट की बात चल रही थी, लेट रोपाई अगर होती है तो मैंने बताया जैसे वैरायटी ऐसी लो जिसको जो जल्दी पक जाए और उसमें थोड़ा घना करके लगाएं, उसको पौधों की संख्या बढ़ा दें। और उसमें जो है ना, जैसे खाद के बारे में अब जैसे बात करेंगे, लेट में थोड़ी सी खाद भी थोड़ी फालतू डालें। जो शुरू की जो खुराक है डॉक्टर साहब वो थोड़ा सा चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? नित्यानंद नाम है जी, गांव कमोदा जी। नित्यानंद जी कमोदा से। नित्यानंद जी, धान की रोपाई होगी पूरी? मैं ये पूछा जी, मैंने पहली बार शुरू की, अब की बार खेती जी, कभी की नहीं थी। अच्छा, तो आपका स्वागत है खेती के क्षेत्र में। बहुत अच्छा लगा। और शायद फोन भी आपने किया। दूसरा खाद तो डाल दिया जी, अब फूट वाली दवाई डाल दी। अच्छा। आगे की जानकारी लेना था, कितने दिन बाद डालना तीसरा जो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब नित्यानंद जी हैं कमोदा से। हाँ, पहली बार खेती शुरू करी है तो पहला खाद डाल चुके हैं, तो आगे क्या खाद डाला अभी तक? हाँ जी, दूसरा मैंने गोबर की भी डाली थी जी। अच्छा। नहीं, उसमें बाकी दूसरी खादें, रासायनिक खादें कौन कौन सी कितनी कितनी डाली है? एक यूरिया डाला जी, एक जिंक डाला जी। अच्छा, कोई बात नहीं। आप कितने दिन की फसल होगी आपकी? होगी मेरी 15 दिन की जी। हाँ, वैरायटी कौन सी बताई आपने? वैरायटी प्यार 31 जी। हाँ, तो ऐसा करना 21वें दिन आप उसमें यूरिया डाल देना 1 कट्टा। ठीक है जी। इसमें कुछ मिलाना जी? नहीं, कुछ नहीं मिलाना, आप सिर्फ यूरिया ही डाल देना 1 कट्टा 21वें दिन। और उसके बाद 42वें दिन फिर 1 कट्टा यूरिया उसमें डाल देना लगभग। ठीक। तो ये कर देना। बाकी अगर कोई बीमारी या कीड़ा कोई आता है तो पहले उसकी पहचान करवा लेना। और उसके बाद ही जो विशेषज्ञ होंगे वो आपको दवाई बता देंगे। ठीक है जी, बिना प्रॉब्लम के दवाई मत डालना प्लीज।
है जी। हाँ, और मैं तो फोन भी पहली बार लगा जी आप। अरे नहीं, आपका स्वागत है नित्यानंद जी, बड़ा अच्छा लगा कि आपने पहली बार खेती आपका। शुरू करी और पहली बार आपने फोन किया। आप संपर्क में रहे, हमारे अनुभवी कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके साथ आप संपर्क में रहें और जो जो आपको जानकारी चाहिए आप निसंकोच हर मंगलवार को फोन इन कार्यक्रम से जुड़कर आप अपनी समस्याएं और समाधान उसका ले सके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो थी कि किसान भाई कौन से उर्वरक डालना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसके अलावा लेट अगर रोपाई है तो खाद की, यूरिया खाद की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें 15-20%। अच्छा, यूरिया की मात्रा। हाँ जी। वैसे आमतौर पर जो खाद की सिफारिश है वो इस तरह है, जैसे मान लो आपकी PR वैरायटी है, PR में भी जो ज़्यादा दिन में पकती है, यानी 135 दिन से जो ज़्यादा लेती है, उसकी खुराक है 60 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस और 24 किलो पोटास जी आमतौर पे। वैसे तो ये है कि जो खाद की जो मात्रा है उससे पहले सॉयल का टेस्ट करवा लेना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, पर अब तो समय रहा नहीं, क्योंकि अब समय नहीं रहा, तो इसलिए एक जनरल सी खुराक मैं बता रहा हूँ, 60 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 24 किलो पोटास। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पोटाश का जिक्र किया, क्या पोटाश भी जरूरी है उतना ही जितना कि फास्फोरस या नाइट्रोजन? जी, अगर जमीन में पोटाश की कमी है तो ज़रूर डालना चाहिए, लेकिन आमतौर पे बहुत सी बार ये देखा गया है कि हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें पोटाश की आमतौर पर मात्रा पहले से ही मौजूद रहती है। पहले से ही मौजूद है। तो बहुत कम मिट्टी ऐसी हैं जिनमें पोटाश कम होता है। यानी आपका कहने का अभिप्राय है कि पोटाश का इस्तेमाल करना है तो पहले से ही खेत की मिट्टी की जांच करवा लें। जी, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया 135 दिन से जो ज़्यादा लेती है उनकी मैंने खुराक बता दी है, 60 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 24 किलो पोटास। लेकिन जो 135 दिन से कम जो पकती हैं, थोड़े कम टाइम में 120 दिन में भी पक जाती हैं, टोटल पौध की बिजाई से लेकर कटाई तक, उनकी मात्रा बनती है 48 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस वही और पोटास भी वही जो मैंने पहले बताया था। तो ये कितनी बार में दी जा, एक बार, दो बार या 3 बार करके? मैं ये भी बताता हूँ, पहले खुराक के बता देता हूँ सभी वैरायटी का। जो बासमती की वैरायटी हैं उनमें जो है 36 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस। 36 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस। हाँ, और जो बासमती के अंदर भी जो जैसे CSR 30 है, जो लंबी किस्म में है, उनमें नाइट्रोजन और भी कम डाल सकते हैं, 24 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस। वो भाई ज़्यादा ना बढ़े, गिरे ना जिससे। जी। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई कितनी बार में डालनी है, फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट भी डालना चाहिए साथ में। जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़। अच्छा। ये तो बिल्कुल शुरू में आपने डालना है रोपाई के समय। जी, ठीक है। और नाइट्रोजन की बात जैसे है तो नाइट्रोजन को 3 बार में डालना है। अच्छा, नाइट्रोजन यानी यूरिया 3 बार में 3 बार में डालना है। कितने दिन के अंतराल पर? 1/3 तो रोपाई के समय जी, 1/3 21वें दिन और बचा हुआ 1/3 42वें दिन। 42वें दिन जी। कोई भी वैरायटी हो, चाहे वो 135 दिन की हो, चाहे 120 दिन की हो, चाहे बासमती में जो जैसे 1509 है या 1121 है, सिर्फ CSR 30 ऐसी वैरायटी है जिसमें शुरू में नाइट्रोजन नहीं डालनी, सिर्फ 21वें दिन और 42वें दिन आधी। तो ये इस प्रकार से हमारी जारी रहेगी पर एक फोन कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी, राम जी, नमस्कार जी, आपका नाम? रामपाल। हाँ जी, आपकी? रामपाल जी कहाँ से बोल रहे हैं? श्यामगढ़ से जी। श्यामगढ़ से। रामपाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अपना प्रश्न करें। जी 14 PR 14 लगा। अच्छा जी। उसमें जो है ना वो बढ़िया चल नहीं रही है, 1 महीने की लगी चीज होगी, नीचे NPK गिरा और वो जिंक गिरा और यूरिया का भी शुरू कर दिया, यूरिया गैस दिया। अच्छा जी। जीवा बढ़िया मजा नहीं आ रहा जीरी को। अच्छा, मतलब इतना खाद डालने के बावजूद भी थोड़ा दबाव मान रही है जीरी? हाँ जी, पता नहीं क्या हो रहा है। मौसम आगे बर्दाश्त नहीं हो रही हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब, क्या कारण उसका है? हाँ देखिए, इसमें ये है कि आपने कितना कितना खाद डाला है पहले मुझे बताएंगे। और ये खाद जो आप बताओ ना जी, 20 किलो 40 किलो, हाँ, ये कट्टे में बताओ। कट्टे में कट्टे में आपकी जैसे वैरायटी है ना PR 14,
तो कट्टे में तो जैसे आप टोटल 60 किलो अगर देंगे नाइट्रोजन तो 2.5 कट्टे बनेंगे लगभग। अच्छा जी। उसमें से आधा कट्टा शुरू में डाल देना और एक एक कट्टा 21वें दिन और 42वें दिन। हाँ ये है। बाकी आपने पोटास फास्फोरस और पोटास तो डाली होगी, एनपीके जैसे बता रहे हैं आप, तो एनपीके डाला जी नीचे। हाँ, कितना डाला एनपीके? हाँ जिंक भी डाल दिया, एनपीके भी। नहीं, हाँ जिंक तो डाल दिया। एनपीके कितना डाला आपने? किसी में पूरा कट्टा, किसी में पौना कट्टा, पौने से कम नहीं। एनपीके आपने पौना कट्टा डाल दिया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलो वैसे तो नॉर्मली बहुत है, पर आपने सोयल टेस्ट नहीं करवाई ना, हो सकता है उसमें सोयल में कुछ ज्यादा ही कमी हो तत्वों की, तो उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा। लेकिन अब तो फास्फोरस तो नहीं डाल सकते, नाइट्रोजन ही डाल सकते हो। थोड़ा बहुत और नाइट्रोजन की डोज बढ़ा सकते हो आप। किलो 5 किलो की दवाई भी गेरी जो थी कीड़े करे की पहली साल से शुरू में। वो तो चलो कीड़े की है, वो तो बढ़वार की तो नहीं है। वो तो कीड़ा अगर होगा तो मर जाएगा। ठीक है जी। तो आपने जैसे अगले साल है ना, इसकी जमीन का वो टेस्ट करवाओ आप, इसमें कितने मतलब इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कितनी है सोयल में और कितनी अगले साल डालें। दफ्तर तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का आपके जो पास में ही उच्चाणी के अंदर केंद्र है सोयल टेस्टिंग का। आप अपना मिट्टी का सैंपल वहां ले जाके टेस्ट करवा सकते हैं। मिट्टी भी तुझे कई जगह से ढोनी पड़ेगी, किस हिसाब से ढोनी पड़ेगी? जिस किले में आपको लगता है कि बढ़वार कम हुई है उसकी तो ले ही लेना मिट्टी। अच्छा जी। और साथ में पानी का भी सैंपल ले लेना, हो सकता है कई बार पानी में भी खराबी हो। हाँ जी। आप पानी, हाँ अब जाओगे तो है ही वहां लेके, तो पानी का भी सैंपल ले जाना और मिट्टी का भी। ठीक है जी। ठीक है जी। ये तो आपके पास ही है उचाणी तो। हाँ जी, हमारे नजदीक 3 किलोमीटर खा रही है। हाँ तो इसका फायदा उठाओ आप। हाँ जी। इसका तो बल्कि रामपाल जी हर मौसम में आप तो पास होने का फायदा उठा सको। जैसे अब आगे गेहूं बोई जाएगी अगले सीजन में, उससे पहले भी आप मिट्टी की जांच करवा लेना, जिससे उन दिनों में ये समस्या ना आए जो आज के दिन में आपको धान के खेत में आ रही है। तो उसमें कोशिश तो करा जी, हम जमीन की रक्षा पूरी करा बढ़िया है ना। हाँ नहीं खैर भी 5-4 किले। वो तो रामपाल जी आपकी बात सही है कि भी हर किसान चाहता है कि भी अच्छी फसल हो, पर फिर भी कुछ ऐसे जो है जो सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी कमी खेत में रह जा, और उसका जो है जब तक उसकी हम लैब में टेस्टिंग ना करवाएं तब तक उसकी सही जानकारी नहीं मिल पाती। देखो जी, ना तो हम फन्ने फूक दें। हाँ नहीं ठीक है, फूक देना और जीरी का तो मतलब नहीं, सारे बीच में बढ़ा था। ये तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। हाँ जी, आपने जिंक तो डाला होगा ना शुरू में? हाँ जिंक डाला जी। कितना डाला था? एक साल एक बारी। कितना डाला था? कितने परसेंट थी उसमें जिंक? वो मतलब ध्यान नहीं दिया जी कितने परसेंट, हर साल वही कह रहा है। नहीं, कितने किलो था वो? कितने किलो का था वो? कितने किलो की थैली थी जो आपने डाली जिंक की? तो जी मेरे ख्याल में 7-8-10 किलो की होगा। अगर 33% है तो 7 किलो बहुत है, अगर 21% वाला जिंक है तो 10 किलो डालना पड़ेगा। बाकी आप जो आपके पड़ोस में जो वैज्ञानिक बैठे हैं उचाणी में, आप या तो अपने खेत का सैंपल वहां लेके चले जाओ, पत्ते वगैरह देख के वो बता देंगे किस न्यूट्रिएंट की कमी है जी। अगर जिंक की कमी है तो जिंक की अप्लाई करवा देंगे, आयरन की कमी है तो आयरन की आप दिखा देना एक बार। तो डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई जिंक के बारे में, खास करके जो किसान भाइयों को अमूमन इतना पता नहीं होता कि भाई उसमें जो है आप यदि 33% है तो 7 किलो डाला है, और यदि 21% है तो 10 किलो डाला है। अमूमन क्या हुआ है, एक थैली ले लें और डाल दें अपना। हाँ, उसमें तो फिर वो पूरा नहीं हो पाता। तो डॉक्टर साहब हमारी चर्चा जारी रहेगी पर इस संदेश के बाद। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए
मुझे सरकार ने पोते सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसे फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे धान फसल में उर्वरकों का प्रयोग और अन्य देखभाल पे, तो हम बात कर रहे थे जिंक के बारे में या अन्य जो खाद्य हैं उनका इस्तेमाल करें। तो किसान भाई थैली का हिसाब लेकर ना चलें, उसके ऊपर देख लें उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, हाँ, उसके हिसाब से फिर उसको इस्तेमाल अगर जिंक 21% वाली थैली है तो 10 किलो डालें, अगर 33% वाली थैली है तो उसको 7 किलो के लगभग जरूर डालें जी। दूसरी बात यह है कि अगर जिंक ना डाल सकते हो, अगर जिंक ना डाल पाए किसी कारण से रोपाई के समय, तो बाद में जैसे उसकी कमी आपको लगे, पत्तों पे जैसे उसके लक्षण आ जाते हैं जिंक की कमी के, जैसे पत्तों पे जैसे जंग सा लग जाता है, ब्राउन ब्राउन से आ जाते हैं, धब्बे से बन जाएंगे, हाँ धब्बे से ब्राउन से जैसे जंग लग जाता है जी। तो उसका मतलब ये है कि जिंक की कमी है फसल में, तो आप जिंक को स्प्रे करना पसंद, मतलब स्प्रे करना ही पड़ेगा। फिर तो ऊपर से छिड़काव कर दें, ऊपर से छिड़काव करना पड़ेगा, नीचे डालने का फिर कोई फायदा नहीं है, यानी एक टिक्का सा लग गया, समझ रहे फसल में। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए जो 0.5% जिंक है और उसमें 2.5% यूरिया, अगर 100 लीटर आपका टोटल स्प्रे का वॉल्यूम है, घोल तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि घोल जो है 200 लीटर प्रति एकड़ का हम रिकमेंड करते हैं, तो उसमें 1 किलो जिंक सल्फेट 21% वाला जी, और उसमें 5 किलो यूरिया मिला के और उसको स्प्रे कर दें, तो उससे आपकी जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। फिर भी उसको रिपीट भी कर लें, 15 दिन बाद उसको रिपीट कर सकते हैं, ताकि अच्छी तरह से उसकी कमी पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए। तो ये जरूर करें। कई बार डॉक्टर साहब ये देखा जाए, धान के खेतों में ऊपर से देखा है कई दिन का पानी खड़ा हो गया, तो उसके ऊपर एक परत सी आ जाती है जी, काई कुछ आ गया, तो क्या इसके फायदा है नुकसान है इसका? कई लोग तो क्या करेंगे उसमें फिर जाएंगे, कई क्या करेंगे आजकल ये डिखर वगैरह हुए जो अंडे वगैरह लेके वो फिर के चलो इकट्ठी होगी, तो इसका क्या तोड़ना सही है या इसको अगर तोड़ दे तो अच्छी बात है, इसको तोड़ देना चाहिए जहां तक हो काई, क्योंकि ये ज्यादा काई अगर इकट्ठी हो जाए तो फिर वो नुकसान भी कर देती है पौधे की बढ़वार पर असर। हाँ, अगर थोड़ी हो तो वो अच्छी बात है, अगर ज्यादा लगे आपको तो उसमें बीच में उसको फिर के जो है ना उसको डिस्टर्ब कर दें। अच्छा जी, तो उसका ये कर सकते हैं। और जिंक के बाद कई बार जो है ना आयरन की कमी भी आ जाती है, खासकर अगर पानी की कमी पेशी हो जिन खेतों में, उनमें आयरन की भी कमी के लक्षण आ जाते हैं, तो उसमें 0.5% फेरस सल्फेट का स्प्रे भी कर दें। तो जिंक के साथ मिला कर करें या अलग से करें? नहीं, अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, उसको मिलाना नहीं चाहिए। अगर आयरन की कमी आती है तो ही स्प्रे करें, वैसे ही नहीं करें। तो इसके लक्षण क्या होंगे आयरन के? आयरन के लक्षण ये होते हैं कि पत्ती पहले तो पीले पड़ जाते हैं, अच्छा, हल्के पीले, फिर धीरे धीरे उनमें सफेदपन आने लगता है, धीरे धीरे वो जो है ना कुछ दिनों के बाद लगभग सफेद ही धारण कर लेते हैं, हाँ कुछ पत्ते, तो उसका मतलब यह है कि आयरन की कमी है, तो उसका स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे जरूर करना चाहिए। इस अवस्था में भी कुछ ऐसा है कि खरपतवार नियंत्रण वगैरह का? हाँ, खरपतवार का ऐसा है, देखिए खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो कम चौड़ी पत्ती वाले होते हैं जी, संकरी पत्ती वाले जिसको बोलते हैं, जैसे आपका सामक है, बर्टा है जी, और एक होते हैं चौड़ी पत्ती वाले। तो जो मतलब इनमें जो दवाइयों का यूज जो होता है, सबसे पहले तो ये है कि जब रोपाई करते हैं उसके 3 दिन के अंदर 2-3 दवाइयां हैं, जिनमें से कोई सी भी आप कर सकते हैं। जैसे ब्यूटाक्लोर है 50 EC 1200 ml रेत में मिला के डालनी है, अच्छा, रेत से रोपाई के 3 दिन के अंदर। या दूसरी है प्रेटिलाक्लोर, रिफिट या इरोज के नाम से आती है, वो 800 ml कर सकते हैं जी, ठीक है। या अगर शुरू में आप ना डाल पाओ रोपाई के 3 दिन के अंदर, फिर एक और दवाई आती है इरोज जी, इरोज के नाम से आती है, उसके अंदर प्रेटिलाक्लोर और पैराजोसल्फुरोन दोनों होते हैं, तो वो उसको आप 1 हफ्ते तक भी आप डाल सकते हैं। वो ग्रैनुलर भी है, दानेदार है, उसको वैसे ही हाथ से आप
बो सकते हो, डाल सकते हो। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मन में आ रहा है जो किसान भाइयों के लिए जरूरी हो जा पूछना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर अलग अलग तरीके दिखाई जाते हैं और करे जाते हैं, और किसान भाई भी अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे, प्रयोग करते रहे। उसमें देखा जाए कि कई जगह कहते हैं नाके पर खाद का कट्टा घेर दिया, ये चबच्चे में खाद का कट्टा घेर दिया, या ये जो दवाई का आप जिक्र कर रहे हैं नाके पे रख दी, शीशी में छेद करके भी सारे खेत में चले जाएगा। क्या ये तरीका उचित है या छिड़काव करना उचित? नहीं, ये तरीका इतना अच्छा नहीं है, इससे पूरे खेत में एक सार नहीं हो पाता। मतलब कि खेत में जाकर के छिड़काव ही करें, पूरे खेत में आपको फिरना पड़ेगा अगर दवाई का अच्छा असर लाना है। दवाई हो चाहे खाद हो जी, खेत में अगर पूरे में फिरोगे और तभी एक सार हो पाएगा, एक सार हो पाएगा जी, नहीं वो एक ही दिशा में इकट्ठा उसका जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे खरपतवार नियंत्रण की बात चल रही थी जी, तो उसमें जैसे मैंने ये तो बता दिया, जो घास वाले खरपतवार है उनका जैसे मैंने बता दिया, बुट्टा क्लोर है, प्रटीला क्लोर है या इरोज है। अच्छा, जो चौड़ी पत्ती वाले जो होते हैं खरपतवार, हाँ जी, उनके अंदर जो है ना उसके लिए अलग से दवाइयाँ हैं, क्योंकि चौड़ी पत्ती वाले चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार है वो बाद में आते हैं, वो 15-20 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। तो उनके लिए दवाई है एलमिक्स नाम की दवाई है, 8 ग्राम प्रति एकड़ उसकी डोज है, वो स्प्रे करनी है 20 से 25 दिन के बाद, 20 से 25 रोपाई के जी। और अगर ये ना मिले तो एक राइस स्टार के नाम से दवाई है, यानी इस नाम से बाजार में मिल जाती है जी, बाजार में मिल जाती है, राइस स्टार के नाम से, इथॉक्सी सल्फ्यूरोन उसमें होती है, इसको इस्तेमाल तो उसको 50 ग्राम की मात्रा को स्प्रे कर दें प्रति एकड़ में। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने जानकारी दी कि धान फसल में विभिन्न उर्वरकों का प्रयोग और क्या कुछ देखभाल करनी चाहिए, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम, जिसमें आज था फोन और फोन का विषय था धान फसल में उर्वरक का प्रयोग और सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले थे डॉक्टर मंगतराम, जो पूर्व क्षेत्र निदेशक थे धान अनुसंधान महाविद्यालय कोल से, उनसे बातचीत करे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम।